नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं अपने पतियों के विरुद्ध में मुकदमा फाइल करती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो 498 दहेज प्रताड़ना का हो या फिर भरण पोषण के लिए हो, तो ऐसी गलतियां ना करें। आज हम बताएंगे कि अगर आप इस तरीके की गलतियां अगर करते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है और आपका जो पति है वो पूरी तरीके से फ़ायदा ले सकता है। काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि भैया पुरुषों के पक्ष में वीडियो बनाओ। मैं हमेशा पुरुषों के पक्ष में वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चंद मैंने केसेस ऐसे देखे हुए हैं जिनमें कि वास्तव में महिला प्रताड़ित है, पीड़ित है। अगर आप लोग अगर पीड़ित है, अगर कोई महिला वास्तव में अगर पीड़ित है, तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भी मदद की जाए, क्योंकि अभी मैं प्रोफेशन में हूं तो हमें दोनों पक्षों को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसी महिलाओं के पूर्णतया खिलाफ हैं जो फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसाती है। अगर आप सही हैं तो हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको रिलीफ दिलाया जाए। जैसे कि सपोज आप जब भी थाने में जाती हैं तो एक दहेज प्रताड़ना की एप्लीकेशन दे देती है कि हमारे ससुराल वालों ने, इन्होंने, उन्होंने। तो आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम उसमें एंटरटेन करेंगे आप लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम आप उसमें डालेंगे, उससे आपके केस को मजबूती मिलेगी और पति पक्ष जो है ना वो परेशान होगा। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप जितने ज़्यादा नाम अगर कंप्लेंट में डालेंगे उतना ही आपका मामला कमज़ोर होगा। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं जो मुकदमा तो फाइल करती हैं, चलो ठीक है, मानते हैं आपके साथ प्रताड़ना भी हुई है, आपके साथ परेशानी भी हो रही है, चलो मानते हैं इस बात को, लेकिन महिलाएं जो है ना उनके अंदर संवेदनशीलताएं जो है ना वो कम हो गई हैं और उनको ये लगता है कि अगर हम सास, नंद, देवर, ससुर, इनको सबको अगर हम फंसाएंगे और सबको फंसा के चलेंगे तो हो सकता है कुछ उन्हें रिलीफ मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जो नंदा होती हैं वो बाहर रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उनके पतियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ससुर जो होते हैं, ससुर पे ऐसे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि जो कि अशोभनीय है। देवर पे ऐसे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं जो अशोभनीय है, जिसको बोलना भी शायद संभव नहीं है। तो अगर आपके साथ अगर दहेज प्रताड़ना हो रही है और आपके साथ में अगर कोई परेशानी है तो आप नाम ले सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। आपके साथ में अगर दहेज प्रताड़ना हो रही है तो दहेज प्रताड़ना तक ही सीमित रखो। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि दबाव कैसे बनाना है तो आपने ससुर के खिलाफ लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, देवर के खिलाफ लगा दिया। जो नंदें कभी रही नहीं है, अपना घर बसा के दूसरी जगह रहने चली गई हैं, वो अपने ससुराल में खुश हैं, लेकिन आपने क्या किया कि हो सकता है इनका भी नाम घसीट दो, इनके पतियों का भी। तो इससे आपको मजबूती नहीं मिल रही है, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसमें सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है और आपका जो केस है वो कमजोर हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ में जाति की है, जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, आप उन्हीं लोगों का नाम रखो। क्योंकि जब आप थाने में शिकायत देने जाती है ना तो उस टाइम पे हो सकता है आपको सुन लिया जाए, क्योंकि भावनात्मक तरीके से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब चीज़ें कोर्ट में पहुंचती हैं तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो है ना वो भावनाओं, क्योंकि अदालतें जो है वो भावनाओं पे नहीं चलती हैं और शायद यही एक ऐसी वजह है जिसमें कि केस सॉल्व होने में सालों साल लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आपके साथ में अगर गलत कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जो भी है XYZ, लेकिन आप उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करो जो वास्तव में इन्वॉल्व थे आपके साथ में क्रिएटिविटी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। आप अगर बदले की भावना में अगर किसी के खिलाफ में कोई मुकदमा लगाते हैं कि नहीं भैया अगर हम ये 498 लगा देंगे या डोमेस्टिक वायलेंस लगा देंगे या 125 का लगा देंगे और उसमें पति परेशान हो जाएगा, पति के घर वाले चक्कर काटेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप थाने में शिकायत देने जाते हैं तो सबसे पहले गलती आप ये कर देते हैं कि उसमें दहेज का जो लेन देन है ना वो तो आप दिखा देते हैं, लेकिन दहेज का आपके पास में कोई सबूत नहीं होता है कि आपने सबूत दिया। आप ये डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं कि ये दहेज है या स्त्री धन है या फिर दान है। क्योंकि शादी के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़के पक्ष को यानी पति पक्ष को दी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़की पक्ष को दी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिफ्टेड होती हैं। इनका किसी भी तरीके का कोई ब्यौरा आपके पास में नहीं होता है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है चीज़ें। और वही लोगों के नाम इन्वॉल्व करो, जैसे कि नंदे रह रही हैं बाहर
और नंदों के पति रह रहे हैं बाहर, अपना आराम से अपना घर बसाए हुए हैं। आपने देखा कि नहीं, इनको परेशान करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक, क्योंकि हमारे साथ अगर प्रताड़ना हुई है ना, तो उनकी लड़की के साथ भी प्रताड़ना होगी अगर हम उनको फंसा के चलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने भी, जिसको आप गलत तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने भी अगर गलत तरीके से अगर आपकी चीज़ों को पकड़ लिया कि आपने इस तरीके से गलत किया है, तो आपके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। अगर जैसे सपोज आपकी नंद रह रही है बेंगलोर में या मुंबई में रह रही है, किसी अन्य सिटी में रह रही है, आपसे दूर रह रही है जहां आपकी ससुराल थी, और आपने उनको इन्वॉल्व कर दिया, तो वो आपके खिलाफ वहां से भी केस कर सकती है और वो ये शो कर सकती है कि हमने किसी भी तरीके से कोई क्रिएल्टी नहीं। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आप शादी कर रहे हैं किसी बंदे से, तो उसको पहले उसके हाव भाव देख लो, उसके बारे में पता कर लो। और जब अगर आपको लगता है कि हमारे साथ अच्छा होगा, खैर ये तो किसी को नहीं पता होता है कि आगे चल के हम जब एक छत के नीचे रहेंगे तो कैसा बर्ताव होगा, कैसा नहीं होगा, ये जेन्युइन सी बात है, समझदारी वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो शादी के टाइम पे ही सारी चीज़ें मेंटेन कर लेनी चाहिए कि क्या क्या दान दहेज में दिया गया। अगर आपसे अगर हम ये पूछें कि आप ये बताओ कि जो सिंगारदानी है, क्या वो लड़का उसमें लिपस्टिक लगाता है सामने खड़े होके, ये स्त्री धन है या दान है या फिर दहेज है? लेकिन आप लोग क्या करते हैं, लिस्ट में नाम लिख देते हैं, दहेज की लिस्ट में पूरा नाम लिख देते हैं। कभी आप बोल देते हैं कि दान दिया था, जब दान दिया था तो 498 का मामला ही नहीं बनता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, वो आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। क्योंकि दहेज देना और दहेज लेना दोनों जुर्म है। और दहेज की मांग धारा 4 के तहत में, डॉरी प्रोविशन एक्ट के तहत में, धारा 4 के तहत में सिर्फ 6 माह की सजा है। और धारा 3 दहेज लेना और देने पे ना, और ये चीज़ आप बिल्कुल साबित नहीं कर पाएंगे कि दहेज आपसे लिया गया है, क्योंकि आपके जो कथन है ना वही कह के चलना है। और अतिरिक्त दहेज नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो हमेशा जब भी आपकी शिकायत लिखी जाए ना, इस चीज़ को पकड़ो। अगर आपके वकील साहब या कोई भी अगर इस तरीके की चीज़ें अगर लिखते हैं कि अतिरिक्त दहेज, तो अतिरिक्त दहेज कोई नहीं मांगेगा। दहेज की बात वही होती है जो शादी के टाइम पे लिया दिया जाता है, उसी के संबंध में। दूसरी चीज़, घरेलू हिंसा में जब आप सोचते हैं तो वही कथन लेके चलते हैं आप घरेलू हिंसा में। तो घरेलू हिंसा में क्या करते हैं आप कि रिलीफ मांगने के लिए जाते हैं और आप उसमें सेक्शन 19 का हवाला दे देते हैं कि नहीं साहब, हमें रहने का अधिकार दिया जाए, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार दिया जाए, हमें प्रोटेक्शन आदेश दिया जाए, सारी चीज़ें। आप जिस घर में आप दिखा रहे हो कि हमारे साथ में इस तरीके की घटना हुई, आप उसी घर में रहने के लिए क्यों प्रेशर कर रहे हो कोर्ट को, क्यों आदेश मांग रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपका जो दावा होगा ना, वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और सोचने वाली बात है कि आप जिस घर में आपके साथ में प्रताड़ना हो रही है, आप एफिडेविट पे आप कह के चल रहे हैं, कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, और आप उसी घर में आप रहने के लिए आप आदेश मांग रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है, जो आप जो एप्लीकेशन जो मूव करते हो ना कोर्ट में, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हो। अब जहाँ तक मेरी बात है, तो मैंने इटावा कोर्ट में एक मित्र की मदद की थी मैंने। उसमें लड़की के माँ बाप, भाई बहन वगैरह जिन लोगों ने बयान किए थे, उन लोगों के वारंट भी निकाले गए थे, उनको जमानत भी करानी पड़ी थी। अब रही बात 125 की बात, तो 125 की जब बात आ जाती है, तो 125 में आपको क्या लगता है कि आपके कहे अनुसार कोर्ट मेंटेनेंस बांध देगी, या मेंटेनेंस का आदेश हो भी गया तो क्या आपको कोर्ट मेंटेनेंस इतनी आसानी से दिला देगी? तो ये सबसे बड़ी जो धारणा जो दिमाग में जो रहती है ना, कि हमें पति की संपत्ति मिलेगी, हमें पति की तनख्वाह मिलेगी, सास ससुर को हम परेशान कर लेंगे, तो नहीं, ये मानसिकता निकाल दो। सिंपल सा है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो मैं आपके साथ भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सिंपल सा लिखो, जेन्युइन सी बात है, आप पत्नी हो, रिलायबिलिटी है, अगर पति सक्षम है, तो जब आप 125 का जब प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, तो उसमें लिख के चलते हो कि पति हमारा सक्षम है। बेशक आपका पति जो है ना बेरोजगार हो, मजदूरी कर रहा हो, लेकिन आप उसको सक्षम बताने की कोशिश करते हो। अगर यही क्वेश्चन मार्क अगर हम एविडेंस एक्ट 165 के तहत में अगर कोर्ट के माध्यम से अगर आपसे पूछे, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे इस बात का कि पति को आपने कैसे सक्षम बता दिया और आपकी नज़र में पति कैसे सक्षम है? आप लोग 125 के दावे में सबसे बड़ी गलती और एक कर देते हो। जो 125 जो है ना, वो सिर्फ पति से भरण पोषण की मांग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने, बहुत से ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं जिसमें कि लड़कियों ने क्या किया, मतलब पत्नियों ने क्या किया है कि अपने ससुर की संपत्ति लिख दी कि इतनी संपत्ति है इनके पास में, इनके घर में ये आता है, इतनी पेंशन आती है, फलाना ढिकाना मार बवाल। और पति की
तनख्वाह बढ़ा चढ़ा के इतनी लिख दी और उसके साथ में एक एफिडेविट दे दिया। अगर आप इस तरीके का अगर एफिडेविट देते हैं तो आईपीसी सेक्शन 191, 193, 199, 200, 209, 211 के तहत में आपके खिलाफ भी मुकदमा फाइल हो सकता है और आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके माँ बाप भी दूसरे मुकदमों में, जो घरेलू हिंसा का मुकदमा हो चाहे 498 का मुकदमा हो, उसमें आपके माँ बाप जो है ना वो परेशान हो सकते हैं। इसलिए 498 की जब आप कंप्लेंट करने जाओ तो बहुत सोच समझ के उसमें तथ्य लिखो, उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करो जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर आप रिलीफ मांगने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको फोल्ड करके लिखना है कि हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए, हमें रहने का अधिकार दिया जाए। जिस घर में आपके साथ में क्रिएल्टी हुई है, जिस घर में आपके साथ में दहेज प्रताड़ना हुई है, और ऐसी कौन सी संभावना है कि मुकदमेबाजी करने के बाद में आप उस घर में रह लोगी या सामने वाला आपको रख लेगा। तो वहाँ पे जो आप डिमांड कर रहे हो ना सेक्शन 19 के तहत में डोमेस्टिक वायलेंस में, वो पूरी तरीके से गलत है। आप डिमांड कर सकते हो 19 के तहत में, आप डिमांड ये कर सकते हो कि हमें कहीं बाहर दिया जाए या बाहर हमें रखा जाए, हमारे रहने की व्यवस्था की जाए, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। 125 में आप पति को अगर सक्षम दिखा रहे हो, उसकी इनकम के कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, और अब तो रजनीश वर्सेस नेहा का एक ऐसा एफिडेविट आ गया है जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप उसमें अगर जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश करती हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि उसमें स्पष्ट है, आप अंडरटेकिंग देते हो, उसमें कहते हो कि अगर मेरा कोई भी तथ्य अगर गलत है तो मेरे खिलाफ में ये मुकदमा फाइल किया जाए, मुकदमा चलाया जाए। तो उसमें आप अंडरटेकिंग देते हो तो थोड़ा संभल के काम करने की आवश्यकता है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अच्छी इनकम अर्निंग कर रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर में अच्छा काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो टीचिंग का काम कर रही हैं और छुपाने की कोशिश करती हैं और कोर्ट में अपने आप को असहाय बताती है। आप सिंपल सा 125 के प्रार्थना पत्र में लिख सकते हैं कि ये फला फला हमारे पति है, ये मुकदमे हमने दाखिल कर रखे हैं जो हमारे इस न्यायालय में पेंडिंग है, और मुकदमे की पैरवी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और हमें अपने पति से सिंपल सी 4 लाइनें लिखनी है 125 के दावे में। उसी के आधार पे ही आपका मेंटेन है। उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि पति की इनकम 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, ससुर की इतनी इनकम है, इनकी इनकम है। तो ऐसी चीज़ें ना करें और इससे अपना भी बचाव करें, क्योंकि एक लड़का जब कटघरे में खड़ा होता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर एक महिला अगर 1 घंटे के लिए भी अगर खड़ी हो जाए ना, 5 मिनट के लिए भी खड़ी हो जाए, तो उसका सारा सब कुछ धुल जाता है, सारा मेकअप उतर जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करें। और मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों में कहता हूँ कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक पैर आगे जाता है तो एक पैर पीछे भी जाता है। थोड़ा सतर्क होकर काम करें और संभल के काम करें, और ईमानदारी से अगर आपके साथ में अगर वास्तव में अगर गलत हुआ है तो आप उसका रिलीफ ले सकते हैं। न्यायालय जो है ना वो कोई वैसा नहीं है कि आप चले गए रोने लगे। हाँ, मानते हैं थोड़ा सा भावनात्मक चीज़ें होती हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी और कायदे कानून जो है ना वो सिर्फ कायदे कानून से ही चलते हैं, वो रोने धोने से भावनात्मक चीज़ें नहीं चलती हैं। और आपको अपना बचाव करना है, क्योंकि आप अगर किसी फैमिली के ऊपर अगर कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि 98% केसेस में देखा गया है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, जो कामकाजी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो अपने आप को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दहेज के मुकदमे ज़्यादा कर रही है। ये बुरा मत मानना, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा इंटेंशन है तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके साथ में वास्तव में अगर कोई प्रताड़ना हुई है और आपको परेशान किया गया है, तो मैं आपके साथ में पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करता हूं और पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा जितना संभव हो सकेगा। और अगर आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, प्रॉपर फीस के साथ। यहाँ रोना धोना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से, क्योंकि कुछ महिलाओं ने जो वास्तव में जो पीड़ित थी, उन्होंने कहा कि भैया आप हमेशा पुरुषों की बात करते हो, कभी महिलाओं की बात भी कर लिया करो, आपकी बहन भी हो सकती है। हाँ, मेरी बहन भी पीड़ित है, ऐसा नहीं है, मेरी बहन भी पीड़ित है, मेरी मामा की लड़की भी पीड़ित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थाना कोर्ट कचहरी उनको भेज देंगे। हमने सीधा सा एक बात कह रखी है कि हमने तुम्हारा घर सौंप दिया है तो अपने ससुराल में मैनेज करो। अभी नया नया टाइम है, सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी धीरे धीरे। हमने कोर्ट कचहरी थाना अदालत के लिए हमने कभी सजेस्ट नहीं किया। और इस तरीके की अगर चीज़ें अगर आपके मन में हैं तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। कोर्ट में झूठ अगर आप बोलोगे तो आप अपने को और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को उसी जगह खड़ा कर लोगे जिस जगह पे आपने अपने ससुराल वालों को खड़ा करने की सोची है। वीडियो अगर मेरा बुरा लगा हो
तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर भी माफ़ी मांग लूँगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कर देना, लेकिन सच्चाई यही है, लॉ का मिसयूज करोगे तो परेशानी में जाओगे। इसलिए गलतियां ना करें, भावनात्मक ना हो, क्योंकि कोर्ट कचहरी भावनात्मक नहीं चलती हैं। धन्यवाद।